हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कंडेंसर फ्लड टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कंडेंसर फ्लड टेस्ट का क्या प्रोसीजर है, क्या क्या हम लोग स्टेप्स लेते हैं, कंडेंसर फ्लड टेस्ट करने के पीछे क्या मेन इंपॉर्टेंट रीजन है, कंडेंसर में कौन कौन सा लाइन आपका कनेक्टेड है, कौन कौन सा लाइन को आपको आइसोलेट करना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में आपका हॉट वेल में जो कंडेंस्ड वाटर है उसका क्या प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग कैसे पता करते हैं कि आपका कंडेंसर में लीक कंफर्म्ड है। तो सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा फ्रेंड्स। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप लें। मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए कंडेंसर फ्लड टेस्ट के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, थर्मल पावर प्लांट में कंडेंसर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। कंडेंसर का मेन काम क्या होता है? कंडेंसर इज मेनली टू कंडेंस द स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द एलपी टरबाइन लास्ट स्टेज बाय एडमिटिंग द कूलिंग वाटर्स इन द ट्यूब्स। कंडेंसर एक सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है जिसमें आपका सेल साइड में जो आपका एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द एलपी टरबाइन लास्ट स्टेज से जो आपका एग्जॉस्ट स्टीम निकलता है, दैट इज द वाटर एंड स्टीम का मिक्सचर्स होता है। इसमें आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन अप्रॉक्स 88 से 90% के आसपास होता है। वो आपका सेल साइड में रहता है और ट्यूब में अप्रॉक्सीमेट 24,000 नंबर ऑफ द ट्यूब्स इन कंडेंसर में रहता है और उस ट्यूब्स में आपका कूलिंग वाटर आता है जो कि CW पंप हाउस कूलिंग टावर से होता हुआ आता है। तो CW का मेन काम क्या होता है कि जो आपका एग्जॉस्ट स्टीम एंड वाटर का मिक्सचर जो सेल साइड में है उससे हीट को लेता है और CW का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और आपका जो स्टीम कंडेंस होता है वो आपका कंडेंसर के नीचे आपका हॉट वेल रहता है। हॉट वेल में आपका कंडेंस स्टीम होता है जहां से आपका कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप सक्शन लेता है और फिर आपका वो सर्किट में रोटेट करता है। तो आपका दोनों सर्किट अलग अलग है। आपका CW वाटर और कंडेंसेट जो स्टीम है उसमें कोई प्रॉपर कांटेक्ट नहीं होता है। आपका ट्यूब में CW वाटर है, सेल साइड में आपका कंडेंस्ड स्टीम रहता है। तो दोनों सर्किट में वाटर का जो प्रॉपर्टीज है वो आपका डिफरेंट रहता है। जैसे आपका हॉट वेल में जो आपका कंडेंस्ड स्टीम है वो आपका DM वाटर होता है, डीमिनरलाइज वाटर होता है। लेकिन कंडेंसर में जो ट्यूब्स है, ट्यूब में जो वाटर आपका फ्लो करता है वो आपका क्लैरिफाइड वाटर रहता है, क्लैरिफाइड वाटर रहता है जो आपका CW पंप हाउस से आता है। दोनों वाटर ही है बट दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। ये आपका क्लैरिफाइड वाटर है। क्लैरिफाइड वाटर मतलब क्या होता है? इसमें हम लोग डस्ट, डर्ट, जो भी स्केल्स है सबको रिमूव करते हैं, जो भी आपका बैक्टीरियाज है, अलगी है, सबको रिमूव करते हैं। प्रॉपर क्लोरिनेशन होता है, ठीक है। हम लोग इसका भी प्रॉपर्टीज को मेंटेन करते हैं। इसमें जो भी आपका डर्ट हो, डस्ट हो, सारा रिमूव करते हैं। जो भी स्केल्स वगैरह है, जो बैक्टीरियाज है, आपका एल्गी वगैरह है, सबको रिमूव करते हैं। बट DM वाटर जो होता है इसमें आपका एक प्रॉपर इसका pH वैल्यू को मेंटेन किया जाता है, प्रॉपर कंडक्टिविटी, डिजॉल्व ऑक्सीजन, एक इसका अलग प्रॉपर्टीज मेंटेन करना पड़ता है जो कि आपका बॉयलर के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड। मैं आपको आगे बताऊंगा कि हॉट वेल में आपका वाटर का प्रॉपर्टीज कैसा होना चाहिए। तो जब प्रॉब्लम कब अराइज होता है? जब मान लीजिए कि कंडेंसर के अंदर जो ट्यूब्स है और ट्यूब में कुछ ट्यूब्स में आपका लीकेज हो गया, तो क्या होता है कि CW का प्रेशर आपका ज्यादा है। आपका जनरली अगर आप 2 CW चलाते हैं तो प्रेशर आपका 1.5 से 1.6, 1.8 तक रहता है। 3 CW चलाते हैं तो प्रेशर आपका 2 kg के आसपास आ जाता है। और जबकि आपका जो हॉट वेल वैक्यूम में रहता है, तो जो भी अगर कंडेंसर ट्यूब में कुछ भी अगर लीकेज होगा तो आपका जो क्लैरिफाइड वाटर है वो DM वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, चांसेस है मिक्स होने का। और जब मिक्स होता है तो ये DM वाटर के प्रॉपर्टीज को वो डिटोरेट कर देता है।
इसका देखिएगा, इसका कंडक्टिविटी अचानक आपका शूट अप करेगा, पीएच वैल्यू इसका डिक्रीज हो जाएगा और एसिडिक नेचर का आपका इसका डीएम वाटर एसिडिक नेचर का बन जाएगा। तो क्या होता है कि जनरली हम लोग हॉट वेल में डीएम वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो बेसिक रखते हैं, 9.2 9.3 के आसपास रखते हैं। जब आपका क्लियरिफाइड वाटर इसके साथ मिक्स होता है तो इसका प्रॉपर्टीज आपका चेंज हो जाता है, इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, ये पीएच वैल्यू इसका डिक्रीज हो जाता है और इससे क्या होता है कि आपका ये एसिडिक नेचर का हो जाता है जो कि ट्यूब को कोरोड करना शुरू कर देगा। तो प्रॉब्लम अराइज कब होता है? जब आपका ट्यूब्स के अंदर लीकेज हो जाता है। फ्रेंड, केमिकल डाटा से हमें पता चलता है कि कंडेंसर ट्यूब लीकेज है कि नहीं। नॉर्मल कंडीशन में जब आपका यूनिट रनिंग कंडीशन में हो तब हॉट वेल का जो केमिकल पैरामीटर है, हॉट वेल में जो आपका कंडेंस्ड वाटर है उसका जो नॉर्मल पैरामीटर जो है वो आपका जैसे कैटायन कंडक्टिविटी लेस देन 0.2 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, कि कैटायन का कंडक्टिविटी आपका लेस देन 0.2 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन आपका अगर कंडक्टिविटी कैटायन कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज हो जाता है और 0.2 से 0.4 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर के आसपास मेंटेन होता है तो सस्पिशन आता है कि देयर इज समथिंग आपका कंडेंसर में हो सकता है ट्यूब लीकेज है। इससे आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता है, हो सकता है कि आपका कैटायन कंडक्टिविटी किसी अदर रीजन से इंक्रीज हो रहा हो। लेकिन अगर ग्रेटर देन 0.5 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर अगर मेंटेन हो रहा है और क्लोराइड का परसेंटेज भी अगर इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि आपका कंफर्म्ड लीकेज है कि कंडेंसर ट्यूब लीकेज है। ठीक है, क्लियरिफाइड वाटर में हम लोग क्लोरिनेशन करते हैं और अगर क्लोराइड आपको मिलना शुरू हो गया, इट मीन्स कि आपका कंफर्म्ड ट्यूब लीकेज है। ठीक है, जैसे आपका सोडियम है, रनिंग नॉर्मल कंडीशन में आपका लेस देन 2 ppb होना चाहिए पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन जो है वो लेस देन 2 होना चाहिए। लेकिन अगर 5 से 10 ppb के बीच अगर मेंटेन हो रहा है तो आपका सस्पिशियस है कि हाँ लीकेज हो सकता है। लेकिन अगर ग्रेटर देन 10 ppb अगर आ गया तो आपका कंफर्म्ड ट्यूब लीकेज है। डिजॉल्व ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन जनरली हम लोग लेस देन 10 से 15 ppb मेंटेन करते हैं। अगर आपका 10 से 20 ppb के बीच है तो सस्पिशन है। अगर ग्रेटर देन 20 ppb अगर मेंटेन हो रहा है और भी अगर सडन राइज हो रहा है तो इसका मतलब आपका कंफर्म्ड कंडेंसर ट्यूब लीकेज है। पीएच वैल्यू जनरली हम लोग नॉर्मल कंडीशन में पीएच वैल्यू 9.2 से 9.6 के आसपास मेंटेन करते हैं, मतलब आपका स्लाइटली बेसिक हम लोग मेंटेन करते हैं। अगर पीएच वैल्यू आपका डिक्रीज होने लगा, 8.8 से 9 के आसपास मेंटेन हो रहा है तो सस्पिशियस है, मे बी कंडेंसर ट्यूब लीकेज हो भी सकता है या एनी अदर रीजन से आपका पीएच वैल्यू डिक्रीज हो रहा हो। लेकिन अगर आपका सडन ड्रॉप हो रहा है पीएच वैल्यू और लेस देन 8.5 अगर मेंटेन हो रहा है और सडन पीएच वैल्यू का ड्रॉप हुआ है तो आपका कंफर्म्ड ट्यूब कंडेंसर ट्यूब लीकेज है। सिलिका हम लोग रनिंग प्लांट में नॉर्मली हम लोग लेस देन 20 ppb मेंटेन करते हैं। अगर सिलिका 20 से 40 ppb के बीच अगर मेंटेन हो रहा है तो आपका सस्पिशियस है, कंडेंसर ट्यूब लीकेज हो सकता है। अगर 50 ppb से ज़्यादा अगर मेंटेन हो रहा है तो कंफर्म्ड आपका ट्यूब लीकेज है, इसको आपको चेकिंग करना होगा। क्लोराइड तो बहुत ही कम हम लोग मेंटेन करते हैं, लेस देन 2 ppb। अगर आपका 5 से 10 ppb के बीच मेंटेन हो रहा है तो सस्पिशियस है। अगर ग्रेटर देन 10 ppb अगर है तो आपका कंफर्म्ड ट्यूब लीकेज है। तो इस तरह से हम लोग एक केमिकल पैरामीटर से सैंपल लेके हम लोग चेक करते हैं कि उस वाटर का कंडेंस जो वाटर है, जो हॉट वेल का वाटर है, उसका हम लोग सैंपल लेते हैं, केमिस्ट से चेक करवाते हैं। अगर उसका पैरामीटर नॉर्मल पैरामीटर से अगर डिविएट करता है तो फिर हम लोग ये पता चलता है कि हाँ भाई कंडेंसर में ट्यूब लीकेज है। अब कंडेंसर का ट्यूब लीकेज को पता करना है क्योंकि आपका 24,000 नंबर ऑफ ट्यूब्स है, कौन सा ट्यूब में लीकेज है, उस लीकेज को पता करने के लिए हम लोग कंडेंसर फ्लड टेस्ट करते हैं। पीएच वैल्यू डिक्रीज ही हो जाता है। अगर आपका वाटर जो कंडेंसेट वाटर अगर एसिडिक हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि डैमेज मैकेनिज्म। द डिक्रीज इन द पीएच ऑफ द बॉयलर वाटर, अगर बॉयलर वाटर का पीएच वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाता है, लीड्स टू एसिडिक कांटेक्ट विथ ट्यूब मेटल्स, ट्यूब मेटल के साथ एसिड का कांटेक्ट शुरू हो जाएगा। अगर आपका बॉयलर साइड का पीएच वैल्यू अगर डिक्रीज होता है, इट मीन्स it lead to acidic contact with the tube materials, and the interaction of the low pH water with the parent tube structure leads to generation of nascent hydrogen। आपका क्या होता है
जब आपका बॉयलर साइड वाटर का अगर pH वैल्यू डिक्रीज होता है तो इससे क्या हो जाता है कि आपका एसिडिक कॉन्टैक्ट जो होता है ट्यूब मटेरियल के साथ इंक्रीज हो जाता है, और इंटरेक्शन ऑफ द लो pH वाटर विद द पेरेंट ट्यूब स्ट्रक्चर्स लीड टू द जनरेशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। और ये क्या होता है नेसेंट हाइड्रोजन? इट इज हाईली रिएक्टिव शॉर्ट लिव्ड मोनोएटॉमिक स्पीसीज दैट कॉजेज हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट क्या है? ए phenomenon where the metals, particularly high strength steel, loses ductility and fails under stresses. हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट एक फेनोमेनन है जहां पे मेटल्स पार्टिकुलरली हाई स्ट्रेंथ स्टील जो होता है वो अपना डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज को लूज करता है एंड फेल्स अंडर द स्ट्रेस। तो नेसेंट हाइड्रोजन क्या करता है? डिफ्यूजेज इनटू द मेटल लैटिसेस। ये मेटल लैटिसेस के अंदर डिफ्यूज करता है, डिपोजिटेड और कलेक्टिंग एट द डिफेक्ट एंड फॉर्मिंग द हाई प्रेशर हाइड्रोजन गैस पॉकेट। जहां पे आपका थोड़ा सा भी डिफेक्ट है वहां पे ये कलेक्ट हो जाता है एंड फॉर्मिंग द हाई प्रेशर हाइड्रोजन गैस पॉकेट लीडिंग टू प्रीमैच्योर फेल्योर, क्रैक प्रोपगेशंस एंड कैटास्ट्रोफिक फेल्योर्स। आपको वहां पे क्या होता है कि वहां पे जहां पे थोड़ा सा भी डिफेक्ट है वहां पे सारा हाइड्रोजन गैस आपस में जमा होने लगता है और वहां पे हाइड्रोजन गैस का एक हाई प्रेशर पॉकेट बना लेता है और आपका प्रीमैच्योर आपका फेल्योर करवा देता है। तो नेसेंट हाइड्रोजन इज डायरेक्टली जनरेटेड एट द मेटल सरफेस। ये मेटल सरफेस के पास ही डायरेक्टली जनरेटेड होता है और खास करके उस रीजन में जहां पे आपका हाई हीट फ्लक्स रीजन है वहां पे ज्यादा आपका हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो आपका नेसेंट हाइड्रोजन क्या है? एच एटम्स है। तो आपका ये एटम जो होता है रिकम्बाइन होकर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस जो होता है मेटल लैटिसेस के अंदर डिफ्यूज होकर जहां भी आपका क्रैक रीजन है वहां पे हाई प्रेशर जोन बना देता है और आपका प्रीमैच्योर फेल्योर हो जाता है। साथ ही साथ क्या करता है जो आपका नेसेंट हाइड्रोजन है वह कंबाइंड विद द कार्बन इन द मेटल स्ट्रक्चर्स टू फॉर्म द मीथेन। जो आपका ट्यूब में जो कार्बन है उसके साथ आपका H मिल के मीथेन का फॉर्मेशन करता है, CH4 का निर्माण कर देता है। और मीथेन क्या करता है? टू लार्ज टू डिफ्यूज इनटू द मेटल लैटिसेस। लैटिसेस के अंदर घुसेगा और आपको वहां पे क्रैक हाई प्रेशर जोन बना देगा और क्रैक आपका प्रोपोगेशन कर देगा। क्रैक को जितना अगर थोड़ा बहुत क्रैक है उस क्रैक को और बढ़ा देगा और प्रीमैच्योर फेल्योर करवा देता है। इसीलिए हम लोग pH वैल्यू जो होता है वाटर साइड में, बॉयलर साइड में जो वाटर का pH वैल्यू वो स्लाइटली बेसिक मेंटेन करते हैं, मीन्स 9.2 से 9.5 9.4 के आसपास मेंटेन करते हैं ताकि आपका जो वाटर ट्यूब बॉयलर ट्यूब के अंदर इंटर करे वो आपका एसिडिक ना बने। आप अगर स्लाइटली मान लिया आपका 8 अगर मेंटेन करते हैं तो वो ट्यूब के अंदर जाते जाते आपका एसिडिक आपका बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग 9.2 9.4 के आसपास मेंटेन करते हैं ताकि वाटर जो है वह बॉयलर के अंदर एसिड का फॉर्मेशन ना करे। एसिड का फॉर्मेशन होने से आपका ये सारा डैमेज होने का चांस रहता है, आपका प्रीमैच्योर फेल्योर होने का चांस रहता है। तो इसी लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन का फ्लड कंडेंसर का फ्लड टेस्ट करते हैं ताकि कंडेंसर का फ्लड टेस्ट करके ये पता चले कि कौन सा ट्यूब में लीकेज है और जिस ट्यूब में आपको लीकेज मिलता है उस ट्यूब को हमको ब्लैंक कर देते हैं। तो फ्रेंड कंडेंसर फ्लड टेस्ट को करने से पहले आपको कंडेंसर में कौन कौन सा लाइन कनेक्टेड है इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। क्योंकि आप कंडेंसर में सेल साइड में जब आप वाटर लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर कहाँ कहाँ जा सकता है और कौन कौन सा लाइन को आपको आइसोलेट करना है। तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंडेंसर में कौन कौन सा लाइन आपका कनेक्टेड है, कंडेंसर एंड हॉट वेल साइड से। तो फ्रेंड ये आपका कंडेंसर, ये आपका हॉट वेल और आपका एलपी हीटर जो है वो कंडेंसर के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो आपका ये लाइन डायग्राम हम लोग देखते हैं कि कंडेंसर में कौन कौन सा आपका लाइन कनेक्टेड है। फर्स्ट देखिए आपका एलपी हीटर 3 एलपी हीटर 2 का आपका वेंट है। एलपी हीटर 1 का वेंट, एलपी हीटर 2 का वेंट, एलपी हीटर 3 का वेंट आपका कंडेंसर के साथ कनेक्टेड है। वैक्यूम पंप का सक्शन, जैसे आपका 2 वैक्यूम पंप है तो वैक्यूम पंप का जो सक्शन है वो आपका कंडेंसर के टॉप साइड से कनेक्टेड रहता है। माल ड्रेन में जो आपका फ्लश बॉक्स है, 2 फ्लश बॉक्स है। तो फ्लश बॉक्स में देखिएगा फ्रेंड कि उसका आपका ड्रेन लाइन और ऊपर का वेंट लाइन। ड्रेन लाइन जो होता है माल ड्रेन का, फ्लश बॉक्स का ड्रेन आपका हॉट वेल से कनेक्टेड होता है और माल ड्रेन का जो वेंट होता है वो आपका कंडेंसर के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है।
HDFT स्टीम ड्रेन फ्लश टैंक, स्टीम ड्रेन फ्लश टैंक में आपका कौन कौन सा लाइन होता है फ्रेंड, जो कि आपका HRH और CRH का ड्रेन वेंट लाइन इसमें कनेक्टेड होता है। तो CRH और HRH का लाइन जो होता है वो HDFT से कनेक्टेड होता है। तो HDFT का एक टैंक होता है जिसमें आपका जो वेंट है वो कंडेंसर के साथ कनेक्टेड होता है, और HDFT का ड्रेन जो होता है वो हॉट वेल के साथ कनेक्टेड होता है। माल ड्रेन में आपका फ्रेंड कौन सा वाल्व होता है, माल ड्रेन में जो आपका टरबाइन से रिलेटेड जो भी आपका वाल्व है, स्टॉप वाल्व, कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड, आपका माल 11, 12, 22, 26, 27 जो आपका HP कंट्रोल वाल्व का, HP स्टॉप वाल्व का, HP टरबाइन केसिंग का, IP कंट्रोल वाल्व से पहले, आपका IP कंट्रोल वाल्व के बाद बहुत सारा माल ड्रेन है। तो सारा माल ड्रेन आपका एक फ्लश बॉक्स में कनेक्टेड होता है, 2 फ्लश बॉक्स है, वहां से आपका ड्रेन जो होता है वो हॉट वेल से कनेक्टेड है, वेंट आपका कंडेंसर के साथ कनेक्टेड है। TDBFP है, तो TDBFP का जो एग्जॉस्ट होता है वो भी आपका कंडेंसर के साथ ही कनेक्टेड होता है। ठीक, तो TDBFP का जो 2 TDBFP रनिंग रहता है, तो TDBFP का जो एग्जॉस्ट होता है वो कंडेंसर के साथ कनेक्टेड होता है। HPT इवैक्यूएशन लाइन जो होता है वो CH NRV के ठीक पहले टैपिंग लेता है और डायरेक्ट उसको कंडेंसर में कनेक्ट कर देता है। तो HPT इवैक्यूएशन लाइन भी आपका कंडेंसर के साथ कनेक्टेड होता है। लीक स्टीम, अगर कुछ भी जो आपका सील स्टीम का ड्रेन वगैरह जो भी लीक होता है वो भी आपका कंडेंसर के साथ कनेक्टेड रहता है। माल ड्रेन का फ्लश बॉक्स का ड्रेन आपका हॉट वेल के साथ, HDFT का ड्रेन भी आपका हॉट वेल के साथ कनेक्टेड रहता है। एग्जॉस्ट हुड स्प्रे, अगर आपका कंडेंसर का जो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाता है तो आपका एक स्प्रे सिस्टम है, इस स्प्रे सिस्टम के लिए आपका जो वाटर है वो CP से वाटर लेते हैं, डिस्चार्ज से एक टैपिंग लेता है, वो आपका एग्जॉस्ट हुड स्प्रे जो है उसका टैपिंग भी आपका रहता है। नॉर्मल एंड इमरजेंसी मेकअप, जैसे हॉट वेल का लेवल अगर आपका डिक्रीज करता है तो एक आपका नॉर्मल मेकअप का प्रोविजन रहता है, एक आपका इमरजेंसी लाइन का प्रोविजन रहता है। नॉर्मल मेकअप हम लोग DM ट्रांसफर वाटर पंप चला के करते हैं, और इमरजेंसी मेकअप जो होता है वो CST टैंक से आपका CS कंडेंसर ट्रांसफर पंप को चला के करते हैं। तो DM मेकअप पंप एक कंडेंसर ट्रांसफर मेकअप पंप होता है, दोनों पंप का प्रोविजन रहता है। GSC मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन, जो CEP को लो फ्लो में ट्रिप ना कर जाए, तो GSC के बाद एक लाइन हम लोग कंडेंसर में कनेक्ट कर देते हैं, इसमें आपका न्यूमेटिक वाल्व रहता है और उसका बाईपास में आपका मोटराइज वाल्व रहता है। तो इसका हम लोग सेट पॉइंट जनरली हमको 800 टन पर आवर डाल देते हैं। अगर CP का फ्लो किसी रीजन से 800 से कम होता है तो आपका और ये ओपन हो जाएगा। तो GSC मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन भी आपका कंडेंसर के साथ कनेक्टेड है। वैक्यूम ब्रेकर, वैक्यूम ब्रेकर जो होता है इसका एक एंड आपका कंडेंसर के साथ कनेक्टेड रहता है, उसके बाद दूसरा एंड एटमॉस्फेयर में कनेक्टेड रहता है, और बीच में आपका हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड वाल्व रहता है, या कहीं कहीं आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड वाल्व रहता है, और उसके बाद एक आइसोलेटिंग वाल्व रहता है। तो देखिएगा फ्रेंड कि जब आपका वैक्यूम ब्रेकर का लाइन है उसमें एक आपका आइसोलेटिंग वाल्व रहेगा, एक आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड वाल्व रहता है, या हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड वाल्व रहता है। अगर हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड वाल्व है तो HPCF लाइन से ऑयल टैपिंग लेते हैं। अगर HPCF का पंप ट्रिप करता है तो आपका ऑयल प्रेशर लो, वैक्यूम ब्रेकर ओपन होगा और एटमॉस्फेरिक एयर कंडेंसर में चला जाएगा। अगर आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड वाल्व है तो एयर फेल टू क्लोज होता है। जनरली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वैक्यूम ब्रेकर जो अगर न्यूमेटिकली ऑपरेटेड है तो एयर फेल टू ओपन, नो, अगर एयर फेल होगा तो ये क्लोज हो जाएगा वैक्यूम ब्रेकर लाइन। तो ये भी आपका कनेक्टेड रहता है। आपका एक HP ड्रेन फ्लश टैंक होता है, एक LP ड्रेन फ्लश टैंक होता है। HP ड्रेन फ्लश टैंक में जितना भी आपका HP हीटर्स है, SP हीटर 5A, 5B, 6A, 6B का जो ड्रेन, वेंट, कंटिन्यूअस वेंट, SMB, आपका इमरजेंसी ड्रिप, ये सारा आपका HDFT में कनेक्टेड रहता है। और LP ड्रेन फ्लश टैंक होता है जिसमें LP हीटर का जो भी वेंट है, जो भी आपका इमरजेंसी ड्रिप है, वो आपका इसमें कनेक्टेड रहता है। तो HP ड्रेन फ्लश टैंक और LP ड्रेन फ्लश टैंक का जो वेंट होता है वो कंडेंसर के साथ कनेक्टेड रहता है, और इसका जो ड्रेन होता है SP ड्रेन फ्लश टैंक का ड्रेन दोनों का वो आपका हॉट वेल के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है। LP बाईपास का लाइन जो होता है, जो आपका IP टरबाइन को जो बाईपास करता है, तो LP बाईपास का दो लाइन होता है। दोनों लाइन में आपका स्टॉप वाल्व, कंट्रोल वाल्व का इंस्टॉल रहता है। वो आपका LP बाईपास भी कंडेंसर के साथ कनेक्टेड रहता है। CP का जो रिसर्कुलेशन लाइन होता है, 3 CP है, तीनों CP का जो रिसर्कुलेशन लाइन होता है वो भी आपका कंडेंसर के साथ कनेक्टेड रहता है। CP का जो बैलेंसिंग लाइन होता है, जो जिसको हम लोग कैनिस्टर वेंट लाइन कहते हैं, या इवैक्यूएशन लाइन कहते हैं, या इसको बैलेंसिंग लाइन कहते हैं।
हर सीपी का अपना अपना होता है, इसको कैनिस्टर वेंट कहिए या बैलेंसिंग लाइन कीजिए। ये भी आपका कंडेंसर के साथ ही कनेक्टेड रहता है, ठीक है। इसके बाद हॉट वेल में और अरेंजमेंट्स क्या है? हॉट वेल में फ्रेंड आपका दोनों साइड में, चूंकि हॉट वेल आप देखिएगा फ्रेंड कि अगर 500 मेगावाट के केस में आपका पार्टीशन रहता है हॉट वेल का, ठीक है। तो एक पार्टीशन में ड्रेन लाइन, दूसरे पार्टीशन में भी अपना ड्रेन लाइन होता है। अगर हॉट वेल को कभी आपको क्लीन करके उसको फ्लशिंग करना है तो हम लोग इस पानी लेके ड्रेन को वाल्व को खोल देते हैं, तो आपका हॉट वेल का फ्लशिंग हो जाता है। या हॉट वेल को अगर ड्रेन करना है कभी, तो इसी दोनों ड्रेन वाल्व को हम लोग खोलते हैं और आपका हॉट वेल ड्रेन हो जाता है। यहाँ से हॉट वेल के नीचे से आपका सीपी का सक्शन लाइन का प्रोविजन रहता है। जैसे आपका चूंकि दो पार्टीशन है, तो एक पार्टीशन से एक लाइन, एक पार्टीशन से एक लाइन, दोनों मिलकर कॉमन हेडर बनाता है और इसी कॉमन हेडर से आपका तीनों सीपी का सक्शन लेता है। तो ये आपका कंडेंसर का अरेंजमेंट्स है कि कंडेंसर में कौन कौन सा लाइन आपको कनेक्टेड है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप जब कंडेंसर के अंदर पानी लेते हैं तो आपका कौन कौन सा लाइन इसमें आपको क्लोज करना है, इस पे आपको खास फोकस रखना चाहिए। तो फ्रेंड, कंडेंसर फ्लड टेस्ट में आपको सेल साइड में हम लोग वाटर लेते हैं। तो फर्स्ट काम आपको क्या करना है फ्रेंड, कंडेंसर के सेल साइड में जितना भी आपका वाल्व्स कनेक्टेड है, ऑल द वाल्व्स कनेक्टेड टू द कंडेंसर सेल्स आर टू बी केप्ट क्लोज, आपको क्लोज कर देना है, पहला काम। तो हमको आइए देखते हैं कि कौन कौन सा वाल्व को हमको क्लोज करना है। पहले देखिए कि कंडेंसर में आपको पानी कहां तक लेते हैं, तो इसका नेक बेल्लो जो एलपी हीटर 1 के ठीक नीचे तक हम लोग पानी लेते हैं, ठीक है। तो पानी हम लोग जनरली यहाँ तक के आसपास लेते हैं, एलपी हीटर के ठीक नीचे तक हम लोग पानी लेते हैं। तो उसके ऊपर तक वाल्व को आप बंद आप ओपन भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ तक आप पानी लेना है उसके नीचे जितना भी वाल्व कनेक्टेड है सबको आपको क्लोज कर देना है। जैसे वैक्यूम पंप का जो सक्शन वाल्व है उसको आपको क्लोज कर देना है। दो वैक्यूम पंप है, दोनों वैक्यूम पंप का अपना अपना सक्शन में आइसोलेशन वाल्व रहता है, उस मैनुअल वाल्व को टाइटली आपको क्लोज कर देना है। माल ड्रेन का जो फ्लश बॉक्स का जो वेंट है उसको आपको, क्योंकि आपका जो वेंट लाइन में कुछ भी वाल्व तो रहता नहीं है, वेंट लाइन में आपका जो आपका माल ड्रेन का जो फ्लश बॉक्स है उसका वेंट आपका कनेक्टेड है कंडेंसर के साथ, ड्रेन आपका कनेक्टेड है किसके साथ, आपका हॉट वेल के साथ कनेक्टेड है। और जो लाइन आपका कनेक्टेड है वेंट का हो या ड्रेन का, उस लाइन में कोई भी वाल्व्स नहीं रहता है। तो आपको जितना भी माल ड्रेन है उसमें आपका देखिएगा फ्रेंड, एक मोटराइज वाल्व रहता है, एक आपका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व रहता है। तो मोटराइज वाल्व तो आप कंट्रोल रूम से बंद कर दीजिए, मैनुअल वाल्व को आप क्लोज कर दीजिए, ठीक। जनरली क्या होता है कि अगर आपका हॉट वेल में पानी लेते हैं तो ड्रेन के थ्रू आपका फ्लश बॉक्स में आता है, फ्लश बॉक्स के थ्रू अगर आपका मैनुअल वाल्व और मोटराइज वाल्व अगर ओपन है तो वहां से वाटर आपका यहां तक आ सकता है, आपका आईपी कंट्रोल वाल्व की तरफ आपका पानी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एचपी टरबाइन आपका ऊपर में है, 17 मीटर में है, और तो एचपी टरबाइन का आपका कंट्रोल वाल्व्स और स्टॉप वाल्व्स जो है वो 17 मीटर पे है। लेकिन आईपी टरबाइन का स्टॉप वाल्व कंट्रोल वाल्व तो आपका नीचे है, 8.5 मीटर पे ही है। और जनरली हम लोग पानी जो होता है वो 8.5 मीटर के आसपास तक हॉट वेल तक लेते हैं। तो आपका वहां से चांसेस रहेगा कि एचपी कंट्रोल वाल्व के साइड भी आपका पानी आ जाएगा। तो फॉर द सेफ साइड हम लोग क्या करते हैं कि माल ड्रेन में जो भी मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है उसको भी हम लोग क्लोज कर देते हैं और मोटराइज वाल्व को कंट्रोल रूम से क्लोज कर देते हैं सेफ साइड के लिए। तो एचडीएफटी जो टैंक है इसमें आपका एचआरएस और सीआरएस का जितना भी वेंट ड्रेन है सब कनेक्टेड है, इसको तो ईच एंड एवरी लाइन को आपको क्लोज कर देना है। एचडीएफटी में जो भी आपका लाइन आ रहा है सबको मैनुअल वाल्व, जो मोटराइज वाल्व को तो आप कंट्रोल रूम से क्लोज कर दीजिए और मैनुअल मोटराइज वाल्व को कंट्रोल रूम से आप क्लोज कर दीजिए, मैनुअल वाल्व को आपको लोकल में जाके उसको आइसोलेट करवा दीजिए। तो एचडीएफटी में जो आपका पानी आएगा वो आपका सीआरएस और एचआरएस में ना जाए, इसके लिए एचडीएफटी का मैनुअल वाल्व को आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। टीडीबीएफपी का जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट वाल्व को आपको क्लोज कर देना है। तो एग्जॉस्ट वाल्व देखिएगा फ्रेंड, उसमें आपका बटरफ्लाई वाल्व रहता है, बड़ा सा बटरफ्लाई वाल्व रहेगा और एक बटरफ्लाई वाल्व के क्रॉस एक आपका प्रेशर इक्वलाइजिंग लाइन रहता है, बैलेंसिंग लाइन होता है, छोटा सा बाईपास लाइन होता है। बाईपास लाइन में आपका मैनुअल वाल्व रहता है। तो आपका ये बटरफ्लाई वाल्व मोटराइज वाल्व है, इसको आपको क्लोज कर दीजिए और उसका बाईपास में जो आपका आइसोलेटिंग वाल्व है उसको भी आपको क्लोज कर दीजिए, ताकि आपका कंडेंसर का पानी एग्जॉस्ट पाइप में के थ्रू टीडीबीएफपी में अंदर इंटर ना कर जाए। तो टीडीबीएफपी एग्जॉस्ट को आपको क्लोज कर देना है, ठीक है।
देखिए एसपीटी इवैक्यूएशन लाइन, एसपीटी इवैक्यूएशन लाइन आपका क्लोज है, तो उस लाइन में आपका पानी आएगा बस वो वाल्व के पास तक ही रहेगा, ये उल्टा आपका सीआरएस की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि सीआरएस में जहाँ से इसका टैपिंग है वो थोड़ा 8.5 मीटर से ऊपर में है, तो वहाँ तक आपका पानी नहीं जाएगा। जनरली हम लोग कंडेंसर में 8.5 मीटर तक ही पानी लेते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो एसपीटी इवैक्यूएशन लाइन को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड वाल्व रहता है, वो आपका क्लोज रहेगा, ठीक है। लीक स्टीम ड्रेन लाइन को आप क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे आपका नॉर्मल और इमरजेंसी मेकअप लाइन है, जो कि आपका हॉट वेल में पानी लेना है, तो आपको नॉर्मल मेकअप के थ्रू या इमरजेंसी मेकअप के थ्रू आप उसको लाइन अप कर दीजिए। अब अगर दोनों को आप लाइन अप करके रख सकते हैं, तो यहाँ से आपका जो फिलिंग स्टेशन लाइन है, जो हॉट वेल फिलिंग स्टेशन है, उसको आप नॉर्मल कर दीजिए। जो भी आपका आइसोलेटिंग वाल्व है उसको ओपन कर दीजिए। न्यूमेटिक वाल्व रहता है, उसका बाईपास में आपका मोटराइज वाल्व रहता है, तो मोटराइज वाल्व को भी पावर स्टोर करवा दीजिए, और न्यूमेटिक वाल्व का भी ऑपरेशन चेक कर लीजिए कि आपका ओपन कमांड देने से ओपन हो रहा है कि नहीं, उसको भी आपको नॉर्मल कर लेना है। मीन्स नॉर्मल मेकअप और इमरजेंसी मेकअप को आपको लाइन अप करके रख लेना है। जीएससी मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन आपका 8.5 मीटर पर रहता है, वहाँ पे आपका पानी नहीं जाएगा। इस लाइन तक पानी रहेगा, बट ये पानी आपका ऊपर तक नहीं जाता है। वैक्यूम ब्रेकर लाइन में आपका क्या होता है कि जनरली हमको कंडेंसर के अंदर पानी लेते हैं तो वेंटिंग का कराने का रहता है, तो आपका वैक्यूम ब्रेकर लाइन के थ्रू वेंटिंग होता है, तो आप इस लाइन को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका जनरली 8.5 मीटर के जस्ट ऊपर एयर जोन रीजन में है। क्योंकि आपका कंडेंसर में आपका दो जोन है, एक आपका वाटर कूलिंग जोन है, एक आपका एयर कूलिंग जोन होता है। तो ये जनरली आपका जो वैक्यूम ब्रेकर का लाइन जो होता है वो एयर कूलिंग जोन में रहता है, तो वहाँ तक आपको पानी जनरली नहीं रहता है। एसपी ड्रेन फ्लश टैंक वेंट जो है, एसपी ड्रेन का फ्लश टैंक है, तो वहाँ पे आपका पानी आएगा। जो आपका एसपी ड्रेन फ्लश टैंक है और एलपी ड्रेन फ्लश टैंक है, वहाँ पे आपका पानी आएगा, क्योंकि आपका हॉट वेल से ड्रेन कनेक्टेड है, वहाँ पे पानी आएगा। अब आपको ये देखना है कि उस टैंक में कौन कौन सा लाइन कनेक्टेड है। देखिए एसपी ड्रेन फ्लश टैंक में आपका एसपी हीटर का लाइन कनेक्टेड है, और एसपी हीटर आपका कहाँ पे है, 17 मीटर पे है, तो आपका एसपी हीटर में तो पानी जाएगा नहीं, कन्फर्म। आपको एसपी हीटर में जो भी आपका इमरजेंसी ड्रिप है उसमें आपको जरूरत नहीं है बंद करने का, ठीक है। एलपी ड्रेन फ्लश टैंक में आपका कौन कौन सा लाइन कनेक्टेड है, एलपी हीटर का कनेक्टेड है, एलपी हीटर भी 8.5 मीटर पे है, तो आपको एलपी हीटर के वाल्व को आप क्लोज भी कर सकते हैं। अगर नहीं भी क्लोज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका पानी जो होता है मैक्सिमम आपका सेल साइड में थोड़ा बहुत जाएगा, क्योंकि ये जनरली आपका एलपी हीटर जो होता है वो 8.5 मीटर पर रहता है, और उतना पानी आपका हेड उतना डेवलप नहीं करेगा कि आपका एलपी हीटर के अंदर पानी घुस जाएगा, ठीक है। सीपी मेन आपको सीपी का काम करना है, सीपी को आइसोलेशन करना है कंप्लीट। तो सीपी का जो सक्शन लाइन है, इसको आपको जो ये सक्शन कॉमन हेडर बनाता है, यहाँ पे आपका तीनों पंप का अलग अलग सक्शन लाइन होता है, इस सक्शन वाल्व को आपको क्लोज कर देना है। तीन पंप है, तीनों पंप का अपना अपना सक्शन वाल्व है, सक्शन वाल्व को टाइटली क्लोज कर दीजिए ताकि आपका पानी सीपी में ना घुसे, ओके। फिर आपका हॉट वेल का जो ड्रेन को चेक कर लीजिए कि ड्रेन आपका कंप्लीटली क्लोज्ड होना चाहिए। ये आपका हॉट वेल ड्रेन है, ये कंप्लीटली आप इसको क्लोज कर दीजिए, मैनुअल वाल्व रहता है, इसको लोकल में ले जाकर आपको इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। सीपी का जो आपका रिसर्कुलेशन लाइन है, आपका रिसर्कुलेशन लाइन में मैनुअल वाल्व रहता है, उसको आपको क्लोज कर दीजिए। सीपी का मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन में जो आपका आइसोलेटिंग वाल्व रहता है, एक आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड वाल्व रहता है, तो न्यूमेटिकली ऑपरेटेड वाल्व तो आप कंट्रोल रूम से क्लोज कर दीजिए, और मैनुअल वाल्व्स जो है उसको आपको लोकल में जाके क्लोज कर दीजिए, एकदम याद पार के। सीपी का मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन में जो मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है सॉरी, उसको आपको क्लोज कर देना है। सीपी का जो बैलेंसिंग लाइन होता है फ्रेंड्स, सीपी का बैलेंसिंग लाइन है, उसको भी आपको क्लोज कर देना है। सीपी का बैलेंसिंग लाइन को आपको कंप्लीटली क्लोज कर देना है, ठीक है। देखिए ये जनरली हम लोग कंडेंसर फ्लड टेस्ट कब करते हैं, जब आपका सिस्टम ओवरहॉलिंग में जाता है, और ओवरहॉलिंग में जाता है तो सीपी को भी हम लोग ओपन करके रखते हैं, उसमें भी बहुत सारा काम होते रहता है, तो इसलिए हम लोग सीपी में पानी ना जाए, इसलिए सीपी को हम लोग कंप्लीटली आइसोलेट करवा देते हैं ताकि सीपी की तरफ काम डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो इसका बैलेंसिंग लाइन को भी जो मैनुअल वाल्व्स है, बैलेंसिंग लाइन में आपका एक मैनुअल वाल्व रहता है, उसको आपको क्लोज कर देना है। सीपी का डिस्चार्ज साइड में जो वेंट रहता है फ्रेंड्स, जो आपका
एचपी ड्रेन फ्लश टैंक के साथ कनेक्टेड रहता है। उसमें आपका एक सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व रहता है और एक मैनुअल वाल्व रहता है। तो उस मैनुअल वाल्व को आपको क्लोज कर देना है। तो आपका ये क्या होगा फ्रेंड कि सीपी जो होता है वो आपका हॉट वेल से कंडेंसर से कंप्लीटली आइसोलेट हो जाएगा। तो इतना आपको काम करना है, तभी आपको पानी लेने का क्लियरेंस देना है। इतना आपको लाइनअप देख लिए फ्रेंड कि कौन कौन सा आपको वाल्व क्लोज करना है, कौन किसको नहीं भी क्लोज करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इतना करने के बाद फिर आपको पानी लेने का क्लियरेंस लेना है। एक और इम्पॉर्टेंट काम है फ्रेंड, इसके बाद ही आपको कंडेंसर में पानी लेना है। वो मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, आपका जो डेस्क स्प्रिंग है, क्योंकि कंडेंसर का जो लोड है वो आपका स्प्रिंग पे रहता है। बहुत सारा स्प्रिंग्स है, इस स्प्रिंग पे कंडेंसर का लोड रहता है और ये स्प्रिंग का सेटिंग किया जाता है कि कंडेंसर में जो नॉर्मल लेवल पे जो आपका CW का वाटर हो और हॉट वेल में जितना नॉर्मल मेकअप करते हैं इसके हिसाब से स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखा जाता है। अगर आप उससे ज़्यादा अभी तो आप क्या कर रहे हैं, CW में तो वाटर है ही, आपका CW तो खाली है, बट आपका जो हॉट वेल में पानी तो आप नॉर्मल लेवल से काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं। नॉर्मल लेवल तक तो हम लोग पानी इसी के आसपास रखते हैं, लेकिन अभी आप पानी आप कहाँ तक ले रहे हैं, यहाँ तक आप पानी ले रहे हैं, तो इसका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वेट ज़्यादा बढ़ेगा तो सारा का सारा लोड आपका कहाँ पे जाएगा, उसके स्प्रिंग पे जाएगा। स्प्रिंग को एक्सेस कंप्रेस कर देगा, उसका स्टिफनेस जो होता है वो आपका हैम्पर हो सकता है, डैमेज हो सकता है, क्योंकि एक्सेसिव लोड उसको पड़ेगा। नॉर्मल कंडीशन में आपका लोड कम है, लेकिन अभी क्या है कि आप एक वाटर लेके आपका 8.5 मीटर तक ले रहे हैं, तो आपका क्या है कंडेंसर का लोड, वाटर लोड बढ़ जाएगा और वाटर लोड बढ़ने से आपका स्प्रिंग एक्सेस कंप्रेस होगा और उससे स्प्रिंग का जो प्रॉपर्टीज है वो लॉस्ट हो सकता है, उसका स्टिफनेस लूज हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि स्प्रिंग में आपका एक गैगिंग का प्रोविजन रहता है। आपको इस फ्रेंड इस पिक्चर में दिख रहा होगा, ये आपका गैग बोल्ट है। हम लोग क्या करते हैं कि जब आपका नॉर्मल कंडीशन है, हॉट वेल का नॉर्मल कंडीशन है, तो हम लोग क्या करते हैं स्प्रिंग को उसी पोजीशन पे गैग कर देते हैं। मतलब उसमें आपका एक जैक नट होता है, उस जैक नट को हम लोग ओपन करके और पूरा का पूरा लोड जैक नट पे लेके आ जाते हैं और स्प्रिंग को फ्री कर देते हैं। स्प्रिंग जितना आपका कंप्रेस है उसी पोजीशन पे इसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, नीचे में आपका एक बोल्ट रहता है, उस बोल्ट पे जितना आपका भी नॉर्मल कंडीशन में स्प्रिंग कंप्रेस है उसी पोजीशन में उस लॉक कर देते हैं। अभी अगर हम पानी अब लेंगे हॉट वेल में, तो अभी स्प्रिंग पे लोड नहीं आएगा फ्रेंड, वो आपका पूरा का पूरा लोड किस पे आएगा, नट पे आएगा। अभी आपका स्प्रिंग थोड़ा सा भी कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि स्प्रिंग अभी आपका जितना लोड था उसी लोड कंडीशन पे है, क्योंकि वो आपका नट के थ्रू जितना है उतना पे हम उसको लॉक कर दिए और पूरा का पूरा जो लोड है वो जैक नट पे है। जैक वाला जो नट है उस नट पे आपका पूरा का पूरा लोड है। इसके बाद ये आपको ईच एंड एवरी स्प्रिंग को करना है कि स्प्रिंग का जैक नट को आपको सर्विस में लाना है। नॉर्मल कंडीशन में जैक नट फ्री रहता है, सारा का सारा लोड आपका स्प्रिंग पे रहता है, लेकिन जब हम लोग इसमें पानी लेंगे तो जैक नट को सर्विस में लेंगे, जैक नट पे पूरा लोड ट्रांसफर करेंगे, स्प्रिंग पे लोड आपका नहीं देंगे। ओके, ये स्टेप करने के बाद ही आपको फिर पानी लेना है। पानी लेने से पहले आपको एक चीज़ भी देखना है कि कंडेंसर का जो डी वाटरिंग पंप है वो अवेलेबल होना चाहिए कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि आप जब ड्रेन कीजिएगा तो बहुत सारा कंडेंसर का जो पिट है वो पूरा ओवर फ्लडेड हो जाएगा। तो आपका जो डी वाटरिंग पंप है वो आपका अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ डीएम वाटर शुड बी अवेलेबल इन द डीएमएसटी एंड सीएसटी। सीएसटी टैंक या डीएमएसटी टैंक में आपका सफिशिएंट वाटर होना चाहिए, ताकि आपको वाटर आपको जरूरत पड़ेगा तो इतना वाटर आपका अवेलेबल होना चाहिए। कंडेंसर ट्रांसफर पंप एंड डीएम मेकअप पंप है, ये भी आपका अवेलेबल होना चाहिए। आपने नॉर्मल और इमरजेंसी मेकअप को लाइनअप कर दिया है। अब आपको कंडेंसर के अंदर पानी लेना है, तो सीएसटी पंप चलाना है। पहले उसका रिसर्कुलेशन वाल्व को आप 100% ओपन कर लीजिए और यहाँ से आपको स्लोली हॉट वेल में फिल कीजिए, धीरे धीरे रिसर्कुलेशन को एडजस्ट करके आप हॉट वेल में पानी लेना शुरू कर दीजिए। हॉट वेल में जैसे आपका पानी आ गया, पानी आप 8.5 मीटर तक पानी ले लिए। इसके बाद आपका जो सेल साइड में एक फ्रेंड आपको स्टेप करना है कि जो आपका सेल साइड में जो आपका मेन होल है उसको बॉक्सअप कर लीजिए और वाटर बॉक्स के मेन होल को आप ओपन कर लीजिए, जो कि आपको उसी मेन होल से ट्यूब का लीकेज को देखना है। तो आपका मेन होल को आप ओपन कर लीजिए
ठीक है। सफिशेंट लाइट का व्यवस्था कीजिए, जो कि आपको वहाँ पे पूरा डार्क रहता है, तो आपको सफिशेंट लाइट लेके आपको ट्यूब को चेक करना है। आपने पानी ले लिया, पानी लेने के बाद एक सफिशेंट लेवल तक आपने पानी ले लिया, उसके बाद आप डीएम ट्रांसफर पंप को बंद कर दीजिए, ठीक है। बंद करने के बाद उसको उसी कंडीशन में होल्ड कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा देर बाद देखिएगा कि जिस ट्यूब में लीकेज होगा उस ट्यूब में आपका पानी जो होगा धीरे धीरे उसके अंदर आएगा और आपको ट्यूब के एंड से पानी गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका वाटर आपने भर दिया है, मान लीजिए कि ये ट्यूब है, ट्यूब के चारों तरफ आपका वाटर भरा हुआ है और इस ट्यूब में अगर थोड़ा सा भी लीकेज है तो उस लीकेज के थ्रू वाटर उस ट्यूब के अंदर इंटर करेगा और इंटर करेगा तो क्या होगा, इधर आपका गिरना शुरू हो जाएगा। जैसे पानी अंदर घुसा तो हम लोग अब जो वाटर बॉक्स का मेन होल है, मेन होल को ओपन करके उसके अंदर आदमी जाता है और लाइट से देखता है कि किस ट्यूब से आपका पानी गिरना शुरू हो गया। जिस ट्यूब से पानी गिरना शुरू हो गया वो पता चल जाएगा, वहां से उसको क्या करता है, ट्यूब को मार्क कर देता है और उसको ब्लैंक कर देता है, इस एंड को ब्लैंक कर देगा ताकि इसके अंदर पानी ही ना घुसे। आप एक एंड को भी ब्लैंक कर सकते हैं, इस एंड को ब्लैंक कर दिए तो इधर पानी तो जाएगा ही नहीं। तो आप इसको क्या किए, ब्लैंक कर दीजिए ताकि उसके अंदर सीधे वाटर ना जाए। वाटर नहीं जाएगा तो फिर आपका लीक नहीं करेगा, मिक्सिंग नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ईच एंड एवरी ट्यूब को चेक कर लेते हैं। जिस ट्यूब में से आपका वाटर आना शुरू हो गया मीन्स वो ट्यूब लीकेज है, उस ट्यूब को हमको ब्लैंक कर देते हैं। तो कंडेंसर फ्लड टेस्ट का जो मेन मोटिव है डिफेक्टिव ट्यूब को पहचानना कि कौन सा डिफेक्टिव ट्यूब आपका है जिससे आपका प्यूरिफाइड वाटर हॉट वेल वाटर के साथ मिक्स होकर हॉट वेल वाटर के प्रॉपर्टीज को डिटोरिएट कर रहा है। पता चल गया, हम लोग उसको सारा ट्यूब को ब्लैंक कर दिए। ब्लैंक करने के बाद देख लीजिए कि और भी अच्छे से उसको चेक कर लीजिए कि कहीं और भी ऐसा ट्यूब तो नहीं है जो कि आपका लीकेज है और आपसे छूट रहा हो। तो पूरा इसलिए थोड़ा देर तक हम उस वाटर को होल्ड करके रखते हैं, फिर वाटर देखते हैं कि कौन कौन सा ट्यूब से वाटर निकलना शुरू हो गया, उस सारे वाटर का सारे ट्यूब को हम लोग ब्लैंक कर देते हैं। क्योंकि उस ट्यूब का रिप्लेसमेंट तो पॉसिबल है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, उस ट्यूब को ब्लैंक कर देते हैं। जब एक बार आपका ये टेस्ट कन्फर्म हो गया फिर हम लोग क्या करते हैं, हॉट वेल का ये जो ड्रेन वाल्व है खोल देते हैं और पानी को धीरे धीरे ड्रेन कर देते हैं। आपका डीवाटरिंग पंप को चला दीजिए, जो कंडेंसर पिट में जो भी वाटर है सबको बाहर निकाल देगा। तो ये आपका हॉट वेल का कंडेंसर फ्लड टेस्ट का प्रोसीजर था।